सभी को बहुत बहुत नमस्कार। अगर आप लोग सब मुझे सुन पा रहे हैं, मेरी आवाज़ आप तक पहुँच रही है तो आप इशारा करके मुझे बता सकते हैं। नमस्कार, नमस्कार। सभी को बहुत-बहुत नमस्कार। आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। हम अंजन जी भी शायद हमारे साथ जुड़ गए हैं। हम अंजन जी को भी लाइन पर लेते हैं। सर नमस्कार, सर नमस्कार। सर नमस्कार। सर आवाज़ ठीक आ रही है? नमस्कार। कैसे हैं सर आप? प्रेमचंद जी कैसे हैं आप? मैं अच्छा हूँ सर, मैं अच्छा हूँ। आप मुंशी प्रेमचंद हो गए। अच्छा प्रेमचंद हो गए। अरे सर, हाँ सर। अंजन जी मुझे प्रेमचंद जी कह रहे हैं क्योंकि हमने प्रेमचंद जी की कहानी पर आधारित एक नाटक अंजन जी के साथ किया और बहुत बहुत मजा आया। बहुत खूबसूरत नाटक था और सर ने अपने अभिनय से खूब वाहवाही बटोरी और हम सबको बहुत मार्गदर्शन भी दिया। सर आज का दिन थोड़ा सा एक एक दुखद खबर के साथ शुरू हुआ और जिसने पूरे देश को, पूरी दुनिया को आहत किया। इरफान हमको छोड़कर चले गए। इरफान खान हाँ, हमको मैं उनको श्रद्धांजलि देता हूँ। जी, हम सब उनको एक श्रद्धांजलि दो देते बार हैं। एक आध फिल्म में काम भी किया है साथ में और जी, मतलब जो पर्सनालिटी है उसको शब्दों में अभी इस वक्त तो मैं वर्णन नहीं कर सकता। हाँ, किसी डेफिनेटली की जो भी। लोग कह रहे हैं कि वो वर्ल्ड हुँ, वाइड एक बहुत हुँ, बड़े एक्टर थे। बहुत बड़े वी हैव एक्टर थे। मिस्ड इट वेरी अर्ली। बहुत जल्दी सर, अभी ये ना समय था ना उम्र थी जाने की। तो जी जितने भी लोग हमको सुन पा रहे हैं, सिर्फ 1 मिनट के लिए हम सभी आँख बंद करके इरफान की आत्मा की शांति के लिए उनको याद करते हुए उनको श्रद्धांजलि देंगे। फिर हम आज की वार्तालाप जी शुरू जी करेंगे। हाँ। जहाँ भी आप लोग बैठे हैं, आँख बंद करके 1 मिनट के लिए उनकी आत्मा की शांति की प्रार्थना करेंगे। आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। आज की बात शुरू करते हैं। सर ये रंग डिजिटल फेस्टिवल है 2020 जो 1 हफ्ते भर का फेस्टिवल है जिसमें हम सब लोग आप जैसे गुणीजनों से बातचीत कर रहे हैं। इस समय सर बहुत से लोग हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं या उनको आप देख सकते हैं। कुछ के कैमराज़ ऑन है, कुछ के कैमरा ऑन नहीं है, कुछ की फोटो है, कुछ के नाम है। ये सब इंटरेक्शन अंजन सर अभी लाइव ये लोग सुन रहे हैं जी और इनके माइक म्यूट है, माइक आपका और मेरा ऑन है और जब हम लोग ऑडियंस के क्वेश्चन लेंगे तो इनके माइक भी हम ऑन कर देंगे। पर शुरुआती सेक्शन में आप और मैं बातचीत करेंगे। साथियों अंजन श्रीवास्तव नाम ऐसा नाम है जो किसी परिचय मैं उनका कराऊं तो किन शब्दों का इस्तेमाल करके कराऊं। 50 साल एक आधा शतक अर्धशतक वो लगा चुके हैं। 50 साल से अधिक समय से थिएटर, टेलीविजन, फिल्म और सर अब तो आप ओटीटी पर भी आ गए। डिजिटल प्लेटफॉर्म पे भी आपने एक वेब सीरीज करी। क्या नाम था सर उसका? लव। अभी जो अपनी सीरीज अभी आई है ना, आपकी वेब सीरीज आई थी। हेलो, जी आपकी वेब सीरीज अभी आई थी। वेब सीरीज एक आई थी ना, वेब हाँ। सीरीज वो ये क्या नाम है? आउट ऑफ लव। आउट ऑफ लव। आउट ऑफ लव वेब सीरीज आई अंजन जी की और उसमें बहुत खूबसूरत उन्होंने हॉटस्टार अभिनय में किया। चल रही है, अभी भी चल हॉटस्टार रही है। हॉटस्टार में चल रही है। जी तो सर हमने सब लोगों से क्वेश्चंस मंगवाए कि अंजन सर से आप क्या पूछना चाहते हैं, तो उन सबके सवालों का मैं प्रतिनिधि हूँ। एक सवाल जो इनवेरिएबली सब लोग जानना चाहते हैं कि कैसा लगता है 50-52 साल एक इंडस्ट्री को देना और उसमें काम करना, पूरा एक युग बदलते मैं हुए आपके आपने बहुत देखा है। सारे प्रश्नों का जवाब कुछ एक बातों में शायद मिल जाए आपको, जी क्योंकि इतना लंबा है कि कभी कभी याद नहीं आता और अचानक याद आ जाता है कि अच्छा ये चीज मिस हो रहा है। जी कई बार मुझे कहा गया नाटक के ऊपर कुछ लेक्चर दीजिए, तो मैंने मना कर दिया कि आई एम नॉट ए थ्योरेटिशियन, आई एम नॉट कैपेबल ऑफ डिलीवरिंग, कि लोग मुझ पर भरोसा करेंगे, स्टूडेंट्स को कहीं गलत फहमी ना हो जाए किसी तरीके से। पर मैं हम्म। अपनी बातें आपको शेयर कर सकता हूँ जरूर सर, जरूर। वेलकम वेलकम कि सर। ये जो
नाटक का सिलसिला था, आज जो लग रहा है वो उस समय नहीं था। नाटक एक शौक से शुरू हुआ था। डेफिनेटली उस समय हम लोग जो लेमैन होते थे, ये 1968 से पहले की बात कर रहा हूं मैं, जब मैं स्कूल कॉलेज से निकलता हुआ बलराज साहनी जैसे एक्टर को पहली बार मिला जिंदगी में टेक्नीशियन स्टूडियो में, और फिल्म की शूटिंग देखने से नेचुरली फिल्म का प्रभाव तो लोगों पर रहता ही है। तो अचानक कुछ लिखने की इच्छा हुई कि मैं कुछ अजीब सी बात, महाभारत अगर दिलीप कुमार युधिष्ठिर करे, कुछ अजीब अजीब से ख्यालात आने लगे, क्योंकि जो इमेज है दिलीप कुमार का वो उस तरह से हमको लगा, प्रदीप कुमार अर्जुन ठीक है बिल्कुल, इस तरह से कुछ चीजें अगड़म बगड़म लिखना शुरू कर दिया मैंने। तो वो एक बहुत ही इमैच्योर अवस्था की बात है, और कुछ चीजें बहुत ओम प्रकाश जी की एक्टिंग उस समय मदारी फिल्म में दिखाया था पिताजी ने। तो एक उसके बाद अचानक फिल्म कॉलेज से स्कूल से ही बलराज साहनी के यहाँ जब गया, तब पता चला कि ये थिएटर एक्टर हैं, और उनके बारे में जानकारी हुई, और फिल्म फेयर के एक मैगजीन में मुझे पढ़ने को मिला कि हाउ ही इज रिलेटेड टू थिएटर इप्टा वर्ल्ड। मैं चाय भी पी सकता हूँ साथ साथ में? हाँ सर, चाय पानी पीजिए बिल्कुल सर, चाय पीते पीते आ गया आपके। ये हमारी चाय है आज, बनाई आपके परिवार के लोगों ने, पर है हमारी चाय जी, हमारी तरफ से है जी। जी जी। तो उसमें जो इंस्पिरेशन आया कि अच्छा ये बलराज साहनी बेसिकली थिएटर एक्टर है, और भी बहुत हमारे जो डायरेक्टर थे वो मेरे टीचर भी थे हिस्ट्री के, उन्होंने कहा कि ऐसे वैसे एक्टर नहीं है, ये सोशल वर्कर भी है और बहुत काम करते हैं। और तब उनके बारे में और जानकारी हुई कि वो इप्टा में किस तरह से अपना योगदान दिया, और थिएटर वर्ल्ड में है, और थिएटर के सोशल वर्क भी करते हैं, फिल्में भी करते हैं, और एक अलग पर्सनालिटी जिसको माँ बाप पूरे परिवार के साथ लोग फिल्म देखना पसंद करते हैं जिनका। जी जी जी। उस समय अब मुझे याद है शम्मी कपूर जी मुझे इतने पसंद है, जवाब नहीं उनके गानों का, लेकिन पिताजी कहते थे नहीं 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 वो नहीं देखना है। बलराज साहनी की फिल्म लगी है, अशोक कुमार की फिल्म लगी है, तो ये सब एक अलग उस समय था, एक अलग ही जमाना था। और उस समय थिएटर की तरफ मैं प्रभावित हुआ कि थिएटर कैसे किया जाए, और माता जी से पिता, और हमारे यहाँ बहुत रेस्ट्रिक्शन हुआ करते थे, आज के जमाने की तरह नहीं है। आपने पूछा है क्या फर्क है जी, रूट और इस रूट में बहुत फर्क है। वहाँ थिएटर करना मामूली बात नहीं थी, हम अगर विद्रोह करना पड़ता था एक तरह से, साइलेंट विद्रोह कैसे हम करें। तो माता जी के परमिशन से मैं शॉर्ट में करता हूँ कि ऑल इंडिया रेडियो जाने का मौका मिला कि रेडियो का प्ले करते हैं। तो अच्छा, वॉइस कल्चर का जो ये चीज था, बेसिक चीज, वो मुझे ऑल इंडिया रेडियो से शुरुआत हो गई थी। और वो काम मैंने देखा जब ऑल इंडिया रेडियो में ही कृष्ण कुमार जी अदाकार के, उनसे मुलाकात हुई, तो उन्होंने कहा मेरे साथ थिएटर करोगे? हम कहा बिल्कुल करूंगा। और वहां गया मैं, लेकिन वहीं पर किसी और ने मेरी पहली डायरेक्टर सुशीला मिश्रा जी के यहाँ ले गया। अच्छा। सुशीला मिश्रा जी बहुत फेमस थी उस समय, इंदौर रेडियो स्टेशन से भी कनेक्टेड थी, और थिएटर वर्ल्ड में थी उस समय। उनको मम्मी कहा जाता था। उनकी बेटी, हाँ मम्मी, सब कोई मम्मी कहते थे, मम्मी कहते थे जी। और बीना दीक्षित उनकी बेटी आज भी है, कहीं किसी कंपनी में अंबुजा वगैरह में काम करती है, और बहुत अच्छी एक्ट्रेस है जी। तो वो एक माहौल था जिस समय मैं बिल्कुल कुछ नहीं जानता था, सब ये एकदम जीरो। अच्छा। और ऑल इंडिया रेडियो में चूंकि एक्टर था, इसलिए उन लोगों ने मुझे कहा कि ये थिएटर कर सकता है शायद, पर नॉट कॉन्फिडेंट। तो मम्मी के सामने जाने के बाद then she inspired me and I could do something। पर जब रिहर्सल करके जब प्ले गया तो कहाँ गया? बांग्लादेश मुक्ति बाहिनी के लिए। उस समय बांग्लादेश के मुजीबुर रहमान हुआ करते थे, और तो उस समय मैं जब गया इंडियन आर्मी की तरफ से गया था के साथ उनकी गाड़ी में, बांग्लादेश गया, जसोर, खुलना, ढाका। अच्छा। वहां पर एक छोटा सा रोल, पहला जो जिंदगी का था, आपको बताता हूँ, थिएटर का काम है जी। एक अनवर का कैरेक्टर था, और अच्छा। उस समय के बड़े बड़े दिग्गज कलाकार, उस समय सुबोध घोष, शरद सेठ जैसे माहिर लोग थे, जिनसे लोग कांपते थे।
2-3 ग्रुप थे, अनामिका, अनामिका कला संगम और संगीत कला मंदिर, इस तरह के कुछ ग्रुप थे। और मम्मी का एक ग्रुप था जिसको कहते हैं कला भवन। कला भवन राजेंद्र गर्ग जी प्ले करवाते थे। और ये प्ले करने में अनवर का जब रोल करने गया मैं, तो खाली इतना ही कहना था साहब डायलॉग, अब्बा हुजूर जल्दी चलिए, अम्मी की हड्डी टूट गई है, इतना खूब रिहर्सल किया गया। पूरे प्ले में इतना डायलॉग? हाँ बस। शरद सेठ जो नवाब साहब थे उनका लड़का है, माता जी की हड्डी टूट गई है। अब इतना इमरजेंसी था, वो शतरंज खेल रहे हैं और दूसरे एक्टर थे सुबोल घोष उस समय करते थे। और जा करके मैं खड़ा हो गया, मम्मी इधर से पीछे बोली, बोल बेटा बोल, बोल दे जल्दी बोल। अब्बा हुजूर क्या है? शरद सेठ अब्बा हुजूर आप बोल क्या है? चुप हो गया, अब बोला ही नहीं जा रहा है। इधर ऑडियंस, इधर अब्बा हुजूर बैठे हैं, सुबोल घोष के साथ खेल रहे हैं। अब जो है मम्मी बेटा बोल दे बेटा, पाँव पड़ती हूँ मैं तेरे, बोल दे। तब तक शरद सेठ ने एक तिकड़म किया, उनके हाथ में छड़ी थी, उठा के जोर से मेरे पाँव पर मार दिया। अब्बा हुजूर जल्दी चलिए, अम्मी की हड्डी टूट गई है। तो भी इधर से बोल क्यों रहा है? तो एक नया सीन तैयार हो गया। और इस तरह से इम्प्रोवाइज सीन में मुझे कॉन्फिडेंस आया पहला जी। वो जमाना बड़ी मुश्किल से, और किस तरह से मैं वहां प्ले करते करते मम्मी के साथ 2-3 प्ले किया, जिसमें पता नहीं कैसे उनको कॉन्फिडेंस था, मुझे नहीं था। नेपोलियन बोनापार्ट का रोल दे दिया, द चाइनीज वॉल एक प्ले था, अजीब अजीब कैरेक्टर्स, हिस्टोरिकल। जब ऊपर चले गए हैं उन कैरेक्टर्स को कर रहे हैं हम लोग। पर मम्मी ने लास्ट जो प्ले उनके साथ किया मैं, जिसने मुझे रिकॉग्निशन दे दी तीसरे चौथे प्ले में, दैट वाज 1968 to 70 के बीच की बात कर रहा हूँ, याद नहीं आ रही। ऑल माई सन्स, आर्थर मिलर का ऑल माई सन्स, मेरे बच्चे। ऑल माई सन्स, आर्थर मिलर, यस यस। और उसमें छोटा सा किरदार एक डॉक्टर का दिया था उन्होंने, चेहरा वरा देख करके, बोलने का ढंग देख करके, कल्चर्ड डॉक्टर का। एंड दैट is the beginning of my theater career because the Statesman newspaper, उसमें एक धरणी घोष बोल के स्टॉन्च क्रिटिक होते थे, जिनके से कोई प्ले छुपा नहीं था। किस प्ले से आपने ट्रांसलेट किया है, कहाँ से लिया है, दुनिया के किस कोने से ये प्ले लिया गया है, तुरंत उसका रेफरेंस उनके क्रिटिक में मिलता था। और वो उन्होंने खाली इतना कहा कि he could do somehow he could do well, otherwise बड़े बड़े एक्टरों को उन्होंने ऐसे कर। अब वो मेरे मामा जी आकर के पिताजी को दिखाते कि देखिए संजय बाबू, देखिए देखिए अंजन के बारे में लिखा है, वो धरणी घोष ने लिख दिया है। एंड दैट वाज माय मतलब पासपोर्ट का ये एडमिशन कार्ड। अच्छा। एंड देन पिताजी ने कहा कि ठीक है, ग्रेजुएशन तो पूरी करिए, हाथ जोड़ता हूँ, बीएससी छोड़ा है आपने, बीकॉम तो कर दीजिए, नौकरी कर लीजिए, फिर जो जी में आए करिए। एंड फिर मैंने बीकॉम किया, साथ में एलएलबी भी किया। और उसी चक्कर में उस समय का रूटीन ही बन गया 3 शिफ्ट डे, जो बंबई में बड़ा काम आया। तो वो 3 शिफ्ट डे में सुबह लॉ कॉलेज, दोपहर में नौकरी और शाम को थिएटर। क्या बात है। अब थिएटर का जो काम है, वहां से कला मंदिर जाना, मम्मी का ग्रुप छोड़ के हमको लोगों ने बुलाना शुरू कर दिया। कला मंदिर के ग्रुप में गया और राजेंद्र शर्मा जी मिले और बद्री प्रसाद तिवारी, 2 बड़े डायरेक्टर। देखिए आपके क्वेश्चनों में बहुत सारी बातें आ जाएगी। हाँ बिल्कुल सर, आप प्लीज कंटिन्यू। या मुझे कैसे खड़ा होना है स्टेज पर, जी बेसिक चीजें हैं जो थिएटर ट्रेनिंग में होती है कि आप कहाँ खड़े होंगे, कैसे खड़े होंगे। सामने ऑडियंस है, ये इधर विंग्स है, ये लेफ्ट ये राइट। अब आप कैसे खड़े होंगे, इधर कैसे खड़े होंगे तो पाँव कहाँ होगा, इधर खड़े होंगे तो कैसे होगा। हिस्टोरिकल प्ले भी करते थे वो। एक मिनट, गला बैठ जाता है बीच में, प्लीज प्लीज। जी जी। उसमें मैं आपको याद करके बता रहा था, उस समय के प्लेस थे बद्री बाबू के, आषाढ़ का एक दिन, आषाढ़ का एक दिन, मोहन राकेश जी का, मोहन राकेश जी। हाँ, और उस समय कुछ बंगला प्लेस भी करने लग गया मैं। अच्छा। जी वेल नोन एक्टर थे उस समय और बहुत बड़े ऋतिक घटे की फिल्म में काम किया था उन्होंने, पर थिएटर एक्टर थे, थिएटर डायरेक्टर जी। उनका प्ले था नील दर्पण। नील दर्पण, हाँ। और
उसके बाद उन्होंने एक बार किया हमसे, मेरे साथ, एक और द्रोणाचार्य बद्री एक प्रसाद, और द्रोणाचार्य जी जी बद्री प्रसाद तिवारी वॉज द डायरेक्टर, जिसको बिरला जी ने कहा था कि आप एक ऑडिटोरियम का निर्माण कीजिए जो आज संगीत कला मंदिर के रूप में जाना जाता है, जो जी कला जी मंदिर ऑडिटोरियम, कला मंदिर और जी ऊपर ही रिहर्सल करते थे जी और बालकनी से रिहर्सल के बीच में बहुत सारे प्लेस देखने को मिलते थे। जी जी आई वॉज जी वेरी lucky to get all the big shots like उत्पल दत्त प्ले, या बलराज साहनी जी आए हुए थे मुंबई से कलकत्ता आए हुए थे, राइट राइट। अजहर का ख्वाब लेकर के, उसमें अंगल साहब भी थे, ख्वाब जी जी। तो बड़े बड़े एक्टरों का परफॉर्मेंस देखने को मिला, तो यूं करके चुप करके देखता था और फिर बुलाए तुम्हारी एंट्री आ गई, भाग के जाता था। अच्छा, एक थिएटर कल्चर शुरू हो गया और 10 साल के थिएटर में मुझे काफी कुछ सीखने को मिला। एक बहुत बड़ी ह्यूज लिस्ट है वहाँ के प्लेस की, 14-15 प्लेस की लिस्ट है, जिसमें हमको डायरेक्टर मिले राजेंद्र शर्मा जी जो हमारे गुरु के रूप में है, और बद्री प्रसाद तिवारी और सुशीला मिश्रा को नहीं भूल सकते जी जी जी। कई गुरु मिले हमको। एक बात है, एक गुरु नहीं, कई अब गुरु है जो गुरु मिले वो गुरु कह सकते हैं। उस समय और इस समय के प्ले के डायरेक्टरों में भी अंतर, 100%। और वो जो कोचिंग करते थे, कभी कभी घबराहट हो जाती थी कि पता नहीं मुझे ये करना चाहिए भी नहीं। पिताजी ठीक ही कहते नौकरी करो आराम से यार, पर ये कितना कड़ा काम है, कितना सख्त काम है, ये किए बिना नहीं समझ सकता कोई। नौसिखिया आएगा कहेगा कि मैं थिएटर करना चाहता हूँ, तो करो ना, पहले करते 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 आपको फिर धीरे धीरे समझ में आएगा कि हम कहाँ हैं। तो उस समय तक तो 10 साल प्ले करने के बाद साहब ये श्यामानंद जालान जी मिले। अच्छा जी, उनके साथ गुड वुमन ऑफ सेजुआन की भली औरत, जी ब्रेक्ट का जी जी जी। एक किरण चटर्जी एक बंगाली और डायरेक्टर हुआ करते थे, उन्होंने मुझे जरा ये कंट्री निकाल दीजिएगा, जिन्होंने मुझे बाजीगर कई प्लेस करवाए मुझसे, केव फेरे नहीं, बंगाली हिंदी दोनों लैंग्वेज पर कंट्रोल था मेरा, इसलिए हम दोनों प्ले करते थे, दोनों तरह के, पर हिंदी प्ले बहुत ज्यादा किए मैंने, बहुत ज्यादा किए। अनामिका कला संगम से श्यामानंद जी ने करवाया, और फिर एक प्ले मैं कृष्ण कुमार जी के साथ करना चाहता था, जिन्होंने मुझे ऑल इंडिया रेडियो से लेकर के कहा कि थिएटर करोगे, कलाकार ग्रुप के, वो एनएसडी के पहले बैच के स्टूडेंट के कृष्ण कुमार जी, जिन्होंने बहुत नाटक लिखे हैं, बड़े नाटक लिखे हैं, बहुत नाटक खेले भी जाते हैं। अदाकार ग्रुप को एस्टैब्लिश किया उन्होंने जी। एक से एक एक्ट्रेस मिली वहां पे, गीता जानी, पल्लवी मेहता, गुजराती की बहुत बड़ी एक्ट्रेस थी, वो वहाँ बम्बई से कलकत्ते गई तो कलकत्ता थिएटर, फिर बाद में वो अदाकार की प्रेसिडेंट बन गई। उषा गांगुली, उनका भी देहांत हो गया। अगर हम बहुत ज्यादा लंबा नहीं करते हैं तो मैं आता हूँ उषा गांगुली के पास, जहाँ से मेरा टर्निंग होता है। मैं प्लेस कम से कम हीरो एज ए लीड रोल करता था, और आई वाज वेरी पॉपुलर इन कलकत्ता थिएटर वर्ल्ड, और देखने में जरा लुक भी जितेंद्र लोग कहते थे। क्या बात है जी। तो फिल्म का भूत तो था ही, साथ में थिएटर करने का एक मजा भी आने लग गया था जी। जो थिएटर परफॉर्मेंस जब होता है और ताली बजती है, एकदम नौसिखिया की बात कर रहा हूँ मैं अभी भी जी जी। 10 साल के बाद नौसिखिया ही हूँ मैं जी जी। स्टेज पर लाने के लिए कह रहा हूँ कि वहां से कैसे परिवर्तन होता है। और 10 साल के बाद अचानक एक बार मैंने गर्म हवा फिल्म देख ली, गर्म हवा जी जी, बलराज जी की जी। और फिर दिखाई पड़े संजीव कुमार जैसे एक्टर, बोले ये सब लोग क्या है, हम तो लीड रोल कर रहे हैं, और ये तो और वो क्या एक अवार्ड लिया उन्होंने, पहला नेशनल अवार्ड, तो ध्यान गया मेरा, राजेंद्र सिंह बेदी की फिल्म थी वो, अच्छा अवार्ड लिया था जी जी। और तब मुझे पता चला कि ये भी महाशय इप्टा में ही थे, इप्टा में, तो मैं उनके बारे में जानकारी लेने लगा, और मेरे कुछ इप्टा में बाद में आता हूँ, वहां से मुझे उषा गांगुली मेरे साथ कोलीग थी, थिएटर एक्ट्रेस इन संगीत कला मंदिर जी जी। किसी एक फूल का नाम लोग प्ले कर रहे थे हम लोग,
मधु राय का लिखा हुआ एक्सपेरिमेंटल प्ले है। और उस प्ले को करने में उनके भाई का रोल कर रहा था और हीरो भी था उसमें, नाटक में नाटक जी। और ज्यादातर कलकत्ते में जो बड़े डायरेक्टर थे वो एक्सपेरिमेंटल प्लेस करते थे। जी जी। तो लोग, जनता जो कहती थी ये हम लोग के सर से ऊपर चला जाता है, तो ऑडियंस जो थी, ऑडियंस भी बदल चुकी है। ऑडियंस ये सब समझना नहीं चाहती थी। हल्का फुल्का जो चक्कर पे चक्कर, कछुआ खरगोश, आसमान से गिरा, ये सब प्ले बहुत किया मैंने। 25 50 शोज हो रहे हैं बिरला ग्रुप में। और ये बर्फ की मीनार, एक और दोना चार, बहुत सारे प्लेज हैं जो की लिस्ट आपको भेजूंगा मैं। जी जी। तो वहां से उषा गांगुली कला मंदिर छोड़ के निकल आई। उन्होंने एक दिन फोन किया कि अंजन आजकल तो कोई प्ले नहीं कर रहे हो? नहीं, अभी बद्री बाबू तो कह रहे कोई नया प्ले सोचेंगे। और रेपर्टरी शुरू हो गई पहली बार का। अच्छा। जी, कला मंदिर के नीचे अंडरग्राउंड बेसमेंट में। जी जी। वहां हमने बर्फ की मीनार, एवरी फ्राइडे, अदाकार सैटरडे और संडे को अनामिका, अच्छा। रिपर्टरी चलने लगा। लोगों ने, कमिटी ने, ट्रस्ट ने, उन लोगों ने तय किया होगा, हम लोग करते थे, अच्छा लगता था। उसी में एक और द्रोणाचार्य भी किया। इधर उषा गांगुली ने फोन किया कि अंजन एक बार मेरे घर पे आना, देखो तुम्हारे घर के पास विवेकानंद रोड पे है कमलेंदु गांगुली एक ट्रेड यूनियन लीडर हुआ करते थे, जिनकी पत्नी उषा पांडे हुआ करती थी पहले। अच्छा। और उषा पांडे जी ने, उषा गांगुली जो बनती थी, उन्होंने कहा कि मैं एक ग्रुप खोलना चाहती हूँ, मैं अब कला मंदिर में प्ले नहीं करूँ। हमने क्यों? हाँ, उन्होंने अपना ग्रुप बनाया कला प्रेमी। हमने नहीं, उन्होंने बनाया रंगकर्मी। तो उसके बनाने से पहले हम लोग 3 आदमी थे, उषा गांगुली, रुद्र प्रसाद सेनगुप्ता, बंगाल के एक बहुत बड़ी चीज है थिएटर वर्ल्ड में, और 3 पैसा पाला, ये सब बड़े बड़े नाटक किया। जितेश बंदोपाध्याय और रुद्र प्रसाद सेनगुप्ता का एक ग्रुप था। रुद्र प्रसाद आए थे वहां पर, बोला अंजन ये बताइए, बांग्ला में बोलूं क्या बोलते? हाँ, बताइए। अंजन ये बोलो, ये जो तुमरा प्ले করছো এটা কি জন্য করছো, কার জন্য? बिरला बाबू जो ने ना ऑडियंस है जो ने, हमके बिरला जी का ग्रुप है और ऑडियंस देखती है, अच्छा लगता है उनको। क्या अच्छा लगता है उनको? ये प्ले तुम क्यों किया, तुम अभी क्या किया, चक्कर पे चक्कर, इसमें क्या है? इन शॉर्ट व्हाट ही डिड, धीरे धीरे उन्होंने मुझे बताया कि प्ले करने का कारण क्या है। तुम एक्टर हो, यू शुड नो व्हाई यू आर डूइंग दिस प्ले। हमने कहा बस अच्छा लगता है, करता हूँ, आई एम लीडिंग की बात नहीं, लीडिंग करो तुम, लेकिन ये लीडिंग वाला जो तुम डायलॉग बोलता है, किसके लिए बोल रहा है? फॉर एंटरटेनमेंट और एनी पर्पस यू हैव। तो पर्पस क्या होगा? एंटरटेनमेंट का होगा, शो बिजनेस फिल्में जो बनती है, थिएटर से चलता है। बोले नहीं, ये किसी पर्पस से होना चाहिए। वो आई गई, बात हो गई, बोले थिएटर करोगे। फिर उन्होंने सारे गामा से शुरू किया, हम लोग आलापते थे। आपको दिखाई पड़ रहा है? हाँ सर, एक मिनट, आपकी चली गई है। हाँ, आ रहा है, आ रहा है जी जी। हाँ, तो मैंने कहा कि मैं ये करता हूँ थिएटर। बोला एक पर्पस बनाओ, ठीक है तुम करो, कोई भी चक्कर पे चक्कर करो, लेकिन जो कैरेक्टर है उसका पर्पस क्या है, इतना तो बताओ। अब कैरेक्टराइजेशन जो है, कैरेक्टर डायरेक्टर कहते थे पहले कि चक्कर पे चक्कर में यहाँ पे इस तरह से बोलोगे, हम उस तरह से बोल देते थे। और कभी कभी डायलॉग का थ्रो करना, उतना फानना, मूवमेंट, ये सब चीज ठीक हो गई। लेकिन बात क्या है उसमें, वो बात लाने के लिए काफी टाइम लगा मुझे, काफी टाइम लगा। और वहां से रंगकर्मी के बाद तब तक मेरा ट्रांसफर हो गया मुंबई। और मैं बम्बई आने के बाद I was lucky to get great directors like M.S. Satyu and तलवार साहब, R.M. सिंह, जो कि बलराज जी के बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे इफ्ता में, और रमेश तलवार जी, ये सब बड़े बड़े लोग आज जो हैं, इनके सानिध्य में, और कैफी आजमी भी हुआ करते थे, देखते रहते थे। अच्छा। तो एक ऐसा एटमॉस्फेयर हुआ, तो आरएम सिंह के साथ मुलाकात हुई। पहले गुरु जो वहां पे बात होती थी कि ये प्ले क्यों कर रहे हैं आप,
ये कैरेक्टर आपने क्यों किया, इसका पर्पस आपने क्या मैसेज दिया ऑडियंस को। तो मुझे पर कैरेक्टराइजेशन पे काम करना शुरू किया जी। और तब उन्होंने संजीव कुमार का एग्जांपल दिया, हाउ ही यूज्ड टू कम, he used to prompt in Ipta to get a small role. Hangasa was not allowed, was not allowing him कि नहीं तुम अभी नहीं, बोला मैं वो पारसी वाला रोल करना चाहता हूँ। इत्तेफाक से पारसी वाला रोल करने वाला नहीं आया, तो ये सब सुना हुआ है, हमने देखा तो नहीं जी। उन्होंने कहा कि ठीक है इसका करके बताओ, रिहर्सल किया, शो कर दिया उन्होंने। संजीव कुमार, क्या बात है, इप्टा का एक इम्पोर्टेंट मेंबर हो गए और फिर ज्वाइंट सेक्रेटरी भी रहे काफी दिनों तक। और उनके बारे में आर.एम. सिंह साहब कहते थे कि कैसे he was very inquisitive to know how to catch a character and how to portray. अब इसका निष्कर्ष मैंने ये निकाला, चाहे वो सिनेमा हो, चाहे वो थिएटर हो, चाहे वो फिल्म हो, चाहे वेब सीरीज हो, कैरेक्टराइजेशन। अब आपने पूछा कि डिजिटल और उस समय में क्या अंतर है। ये डिजिटल टेक्निकल चीजें हैं, आप पकड़िए, आप मशीन से पकड़िए। मेरा काम क्या है, सिंसियरली उस कैरेक्टर में घुस जाना, घुस जाना। हाँ ये जरूर है, फिल्मों में लेंस की बात होती है, जबकि थिएटर में भी लेंस की बात होने लगी। कैसे, ऑडियंस इधर की लेंस लगी है, उधर की लेंस लगी है, बीच की लेंस लगी है, दूर की लेंस लगी है। अब उस जमाने में रूप में क्या था, भांगवाड़ी थिएटर। भांगवाड़ी थिएटर में दूर दूर से सोहराब मोदी स्टाइल, तुम अगर तुम्हारा खून खून है, मेरा खून पानी, डिलीवरी ऑफ डायलॉग इज डिफरेंट। पारसी थिएटर जो था जी। बट धीरे धीरे टेक्निक डेवलप, यू वांट टू टॉक टू द ऑडियंस, कहां से कहां चला है, सामने ऑडियंस बैठी है, आप बैठे हैं, हम आपसे बात कर रहे हैं। अभिनय और आपसे बात करने में अंतर नहीं होना चाहिए। फर्क इतना है कि इस समय मैं आपकी बातों का जवाब दे रहा हूं और थिएटर में राइटर ने, डायरेक्टर ने जो चीजें लिखी हैं, जिस तरह से आपको पेश करना है, उसको उसी ढंग से हमें पेश करने की प्रैक्टिस करनी थी, जैसे हम आपसे बातचीत कर रहे हैं, नेचुरल। दैट इज कॉल्ड रियलिस्टिक एक्टिंग, व्हिच आउट ऑफ ऑल थ्योरी, स्टैनिस्लैवस्की थ्योरी, इप्टा थ्योरी, बाहर की थ्योरी, शेक्सपियर थ्योरी, सब मिला करके शेक्सपियर में आपकी पर्सनालिटी निकल के आती है। दिस इज अंजन श्रीवास्तव। ब्रेख्ट में हम देखते हैं, जो हमने सीखा है आपको बता रहा हूँ। जी जी जी, नॉट ए थ्योरेटिशियन भाई, बहुत बड़ा पंडित नहीं हूँ, पर ब्रेख्ट के प्ले में वो सब्जेक्ट सामने आता है, तो अंतर दिलीप कुमार साहब का और संजीव कुमार का अंतर समझ में आता है। संजीव कुमार अर्जुन पंडित भी करते हैं और मंचली भी करते हैं, राइट। डिफरेंस कितना है देखिए, उसमें कैरेक्टर लगता है अर्जुन पंडित का। जी जी। जब हम एक बाप का रोल करते हैं तो हम बाप हैं, अब वो फीलिंग कहाँ से आएगी। तो आर.एम. सिंह ने संजीव कुमार को कहा, जिंदगी को देखो, जिंदगी, जिंदगी में एक बाप क्या करता होगा, सबको मालूम है, न्यूज रील डेली देखते। एक बाप कोरोना के लिए पूरा लॉकडाउन हो गया है, वो अपने बच्चे को कंधे पर रखकर पैदल चला जाता है कि ट्रेन नहीं है तो अपने गांव जाएंगे, इसको लेकर के चल देता है। जी जी जी। उसकी मनस्थिति क्या है। और वो बाप जो है, बाहर मत जाना, बिल्कुल नहीं, खबरदार, कोरोना हो जाएगा तो कौन कौन देखेगा बेटा, अभी पकड़ के पुलिस ले जाएगी, अंदर अंदर, दरवाजा मत खोलना, चलो सैनिटाइजर लगाओ, साबुन से हाथ धो। इनको डीपली देखने की जरूरत है। अगर हम एक्टर हैं, एक्टर बनना चाहते हैं, जो लोग नए लोग आते हैं, जिंदगी को देखिए और उसको बिताने की कोशिश कीजिए। 50 साल में अंतर ये हुआ है, देखिए रूट बहुत ज्यादा नहीं बदला है जी, जी। जो हमारा हिंदुस्तान का है वो वही है। अगर आप प्रेमचंद जी को उठाते हैं जी, तो उस जमाने में जो प्रेमचंद जी, कहानी वही है, घटनाएं वही है। तो हम आज अगर प्ले करते हैं तो हम ये देखेंगे
कि वो घटना क्या अभी हो रही है कहीं, जी, अगर वो कॉन्टेम्पोररी है तो ऑलवेज गुड। अब एक्टिंग स्टाइल, अब ये एक्टर का काम है। उस जमाने में एक्टर उसको थोड़ा लाउड करता था और डायरेक्टर भी उसी ढंग से सोचता था। राइट। इस जमाने में डायरेक्टर अतुल कौशिक जैसा क्या करता है, सेट चेंज करके। सबसे बड़ा चीज कितना डेवलप्ड हुआ है थिएटर पहले से अब में, कि प्रेमचंद की 2 कहानियों को एक गांव में जोड़ना, ये यहाँ पर आता है नया टेक्निक। जी, ग्रेट वर्क, मामूली काम नहीं है। जी, मैं क्यों दौड़ करके इस काम के लिए दौड़ा, क्योंकि बहुत बड़ा काम मुझे लगा। जी, जी, ये अलग बात है कि ऑडियंस की टेस्ट अभी भी वही है जो चक्कर पे चक्कर आसमान, चक्कर पे चक्कर से। तो ऑडियंस उस समय भी वही थी जिनको अच्छा लगता था ज्यादा, और आज भी वही। पर वो रुद्र प्रसाद सेन गुप्ता का जो ऑडियंस जो जिसके लिए करते हैं, वो ऑडियंस की मात्रा बढ़ गई है, ऑडियंस समझदार हो गया है, तो थिएटर को लाइफ में देखता है। अब पृथ्वी थिएटर का एक्सपेरिमेंटल प्ले हो गया है एक तरह से, कि आप एकदम जिंदगी से एकदम रूबरू बात कर रहे हैं। राइट, राइट। इवन माइथोलॉजिकल प्ले भी करते हैं तो बात करते हैं तो ऐसा लगे कि अर्जुन बोल रहा है, आपसे बात कर रहा है अर्जुन। राइट। ये इफेक्ट चाहिए। राम का कैरेक्टर करते हम तो राम आपको लगे कि राम मेरे सामने है और हम और आप में कोई अंतर नहीं। आप भी राम है, कैरेक्टर जो कर रहा है वो मैं ही हूँ, वो फील कराना अब एक्टर का काम है। कैसे आपके दिल के अंदर घुस जाऊं मैं, और ये एक्सपीरियंस मुझे पहले नहीं मिला। करते 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 कश्मकश के नाटक में इतने नाटक किए मैंने। बकरी में एक अलग ट्रेनिंग हुई, बकरी, जी जी, बकरी नाटक जो था जी जी, एक अलग ही ट्रेनिंग हुई। डेली के न्यूज़पेपर के हिसाब से पूरा सीन बदल जाता था। आपको बताऊं सत्यू, अब डायरेक्टर वन ऑफ द बेस्ट डायरेक्टर्स मैं कहूंगा, श्यामानंद जालान और एमएस सत्यू में बहुत कम अंतर है जी। पर सत्यू के अंदर जो कॉन्फिडेंस है कि ये एक्टर है, इससे ये रोल कराओ, ये कैसे करते आज तक समझ में नहीं आया मेरे। बकरी में वो कहते थे कि न्यूज रीडिंग करना, पेपर पढ़ो, फ्रंट पेज में क्या क्या है, एंड ही यूज्ड टू इम्प्रोवाइज एंड दैट हैपेंड। व्हाट, उसका फायदा क्या हुआ कि मैं जितने भी पॉलिटिकल प्राइम मिनिस्टर हैं सबको पोर्ट्रेट कर पाया। अब समय, उस समय 1978 जब पृथ्वी थिएटर खुला था, बकरी नाटक किया था पहला, उस समय जगजीवन राम जी और मोरारजी भाई थे, उनको उतारने की बात थी। 3 कैरेक्टर थे, हम इस्तेमाल करते थे सुधीर पांडे, एक एक्टर सुधीर पांडे, सुधीर पांडे जी जी, हमारे हैं वो, मतलब जी अभी भी करते हैं जी। हाँ, अच्छी एक्टर में से हम मानता जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो उस समय बदलता गया। फिर कौन है, राजीव नहीं, इंदिरा गांधी आई, इंदिरा गांधी का उन्होंने विग दे दिया। इस तरह के प्ले भी किए, स्टाइलाइज। अच्छा, हाँ, अच्छा। इंदिरा गांधी, उनकी साड़ी ऐसा घूम के वो साड़ी पकड़ना उनका बोलते हुए, यहाँ तक कि ऑब्जर्व एंड देन कैरेक्टराइज करो। हेलो सर, आपका वीडियो अटक गया। हेलो जी, डॉक्यूमेंट्री कर रहे थे, देखो कैसे कैसे बोलती है, देखो कैसे साड़ी पकड़ती है। राइट। हेलो सर, आवाज आ रही? हेलो, नेटवर्क अनस्टेबल। हेलो हेलो, हेलो। नहीं, अतुल जी का चेहरा। हाँ हेलो, नमस्कार जी मैडम। नमस्कार। हाँ, आवाज आपकी आ रही है? ठीक है, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी, ऑल गुड सर जी।
कहाँ था मैं, हम सत्तू के प्ले में बकरी। जी और धीरे धीरे राजीव गांधी, बीपी सिंह, नरसिम्हा राव, फिर जी। अटल बिहारी वाजपेयी जी। अटल बिहारी वाजपेयी जी आपने लेटली जो हाँ, परफॉर्म किया। और वो क्या फायदा हमको कितना हुआ उससे? जी जी। कैरेक्टराइजेशन, डीप कैरेक्टराइजेशन से फायदा ये हुआ कि हाँ आज अटल बिहारी का कोई कैरेक्टर आता है तो अंजन को याद करते हैं लोग। किया कितना, लोगों ने, कई बार करा सर आपने, कितनी बार कर लिया अटल बिहारी जी का? 3 बार किया। 3 बार एक कर वेकअप लिया तो। इंडिया, एक पूरी फिल्म उनका कि कैसे जी पॉलिटिक्स छोड़ के जाते हैं, जी। और एक तो संजू में, संजू में जी। जी विदाउट अटल जी नाम लिए हुए, और एक जी अटल जी की, एक मोदी जी की फिल्म में, जी जी मोदी जी जी के ऊपर जो फिल्म बनी थी उसमें अटल जी जी का जी जी इम्पोर्टेंट कैरेक्टर बनाया। जी। तो फिर बाद में लेटेस्ट प्ले जो हम लोग का फेस्टिवल हुआ उसमें हाँ, मोदी जी का भी अच्छा मोदी जी का भी कर कर दिया। डाला। अरे वाह, हाँ, क्या बात सब है जी। छोड़ते नहीं है ना। जी लेटेस्ट जी। अगर नहीं किया तो फिर आई एम हाँ मिसिंग। हाँ। साहित्य समाज का दर्पण है, ये पुरानी हम्म। कहावत है। जी जी। तो अगर समाज में जो कुछ भी हो रहा है, अगर हम हम्म। उसको उतारेंगे नहीं तो हम गलत कर रहे हैं, हम अपनी ड्यूटी फुलफिल नहीं कर रहे हैं। नहीं कर रहे हैं जी। जी। आज हम देखें तो जितने भी प्लेज हैं, हम्म ऐसा नहीं कि पहले के जमाने में ही प्ले होते थे। हम्म आज थिएटर वर्ल्ड में, जैसे हम्म सिनेमा में हम्म फॉर्मूला फिल्म छोड़ के बड़े बड़े हम्म डायरेक्टर, नए डायरेक्टर डिजिटल फॉर्म में, मानना हम्म पड़ेगा कि हम्म अच्छे डायरेक्टर्स आ गए, उन्होंने हम्म। वो सब किया। जैसे अभी शॉर्ट फिल्म चल रही है, उनका जवाब नहीं। जी जी जी। कितने थॉट्स है लोगों के अंदर में जिंदगी राइट के बारे में, राइट राइट वर्ल्ड वाइड। राइट। और उसी तरह से थिएटर, ओनली थिंग थिएटर का कैनवास हम्म मुझे लगता है डिजिटल से थोड़ा बड़ा हो जाएगा, हम्म क्योंकि एक स्टेज पर ही सीमित था ये। हम्म जहां जहां आप शो लेके जाएंगे वही जा सकती है, हम्म अदरवाइज हम्म मुश्किल है। हम्म। जहाँ जिस शहर में कर रहे हैं वहीं तक। जी। पर इतना पॉपुलर इसकी पब्लिसिटी जिस तरह की सिनेमा हम्म और टेलीविजन और वेब सीरीज की हो पाती है, जी। हमारे थिएटर की भी होनी चाहिए, हम्म क्योंकि जिंदगी जीने के लिए हम्म। थिएटर से अच्छी कोई चीज नहीं। जी चाहे आप जी। एक्टर लाइफ हो, चाहे जी। आपका ऑफिशियल लाइफ हो, चाहे आप हम्म टेक्नीशियन हो, हम्म बच्चे को समाज में एक डिसिप्लिन बच्चा बनने के लिए हम्म। थिएटर सबसे जरूरी है, क्योंकि उसको साहित्य के बारे में जानकारी होती है, राइट। एक डिसिप्लिन, थिएटर का डिसिप्लिन मालूम होता है, हम्म। और जिंदगी जीने का सलीका मालूम होता है। जी क्या तो ये बात है जिंदगी की जी। एक ऐसी चीज है हम्म जिसको छोड़ नहीं सकते हम, छोड़ते हम्म। हैं तो गलत करते हैं। गलत और करते जो, हैं। और अब तो काफी माँ बाप सजग हो गए हम्म। हैं, अपने बच्चों को जी थिएटर की तरफ ले जाते हैं। ले जाते हैं, बिल्कुल ले पर जाते हैं। एक अफसोस ये है कि वो इसलिए ले जाते हैं कि हम्म। शायद इससे वो एक्टर बन जाए। तो अच्छी बात है, जी एक्टर इसी से बनेगा। जी जी एक्टर बनेगा कोई मशीन नहीं है। जी। ऋषिकेश मुखर्जी ने कहा था, बेटा हम्म भाई पीटीए चलाते हो बहुत अच्छी बात है, थिएटर हम्म करते रहो, क्योंकि हम्म न तो एफटीआईआई के पास कोई मशीन है जो हम्म एक्टर आए डाल करके, हम्म न हम्म तो एनएसडी के पास। थिएटर 3 साल की प्रैक्टिस करते, हम्म जितना थिएटर करेंगे हम्म एनएसडी तक सीमित न रह करके हम्म। और ज्यादा आप जा सकते हैं। जा मेरे सकते ख्याल हैं। में बहुत ज्यादा मैं बोल गया हूँ। नहीं सर नहीं, बिल्कुल हमारे सब सवाल के जवाब आप देते ही जा रहे हैं जो हमने नोट किए थे, एंड बहुत अच्छा लग रहा है सर सुनकर। और अभी तो लोग और भी सवाल पूछने के लिए तैयार बैठे हैं, सबके हाथ खड़े हो रहे आपको हैं। अभी जी। आपके प्रश्नों का जरा देख लीजिए कुछ। आप एक जी बस ये कि अपने आसपास जो आप एक्टर्स को देखते हैं, कभी लगता है कि यार ये इतनी बड़ी फिल्म मिली है पर कितनी खराब एक्टिंग कर रहा है, तो कैसे रिएक्ट करते हैं? तो क्या क्या लगता है फिर आपको कि देखिए, बर्दाश्त कर पाते हैं खराब एक्टिंग? मैं बताऊंगा, जी मैं ये बताना चाहता हूँ जी कि एक अच्छे एक्टर को, जी। स्टैनिस्लॉस ने एक बात लिखी है, एन एक्टर मस्ट बी ए गुड मैन, नंबर 1। हम्म एन एक्टर, इफ यू आर एन एक्टर यू मस्ट बी ए गुड मैन। हम्म। चाहे वो पॉजिटिव कैरेक्टर कर रहा हो, निगेटिव, निगेटिव करने वाला, जैसे उत्पल बाबू थे, बहुत जी निगेटिव जी रोल जी विचित्र जी करते थे वो। जी जी। और वो, या अमरीश जी थे, निष्पति जी ही जी। मस्ट बी ए वेरी गुड मैन, हम्म। नहीं तो वो जिंदगी को पकड़ नहीं पाएगा, नंबर 1। राइट राइट। और स्टैनिस्लॉवस्की ने कहा था कि यू हैव नो राइट टू criticize हम्म। another actor, बात है but जी। if he listens you can suggest him। हम्म कभी कभी एक अच्छी सब्जेक्ट को एक बैड परफॉर्मेंस से हम्म खराब कर देते हैं।
जी जी दुख होता है, तकलीफ होती है, जी जी लेकिन वही खराब सब्जेक्ट ही हो तो हम तो पहले ही नहीं जाएंगे, हाँ लेकिन सही मालूम बात नहीं है। पड़ता है ना, बिगनिंग में नहीं मालूम। हाँ थिएटर देखने की प्रैक्टिस करनी चाहिए और जी ये मालूम जी होना चाहिए, क्योंकि खराब थिएटर ऑडियंस को दूर कर देगी। ये थिएटर, ये सब इसको थिएटर करते हैं, उससे अच्छा हम फिल्म देखते हैं यार। राइट राइट इसलिए राइट डायरेक्टर और राइटर को बहुत सतर्क रहने की जरूरत है। एक बड़ा इम्पोर्टेंट काम है जी ये। जी हम कह रहे हैं समाज के प्रति बहुत बड़ी जिम्मेदारी है बच्चों हम्म को आगे बनाने के लिए, इससे राइट बढ़िया राइट कोई काम नहीं है। और ये सब राइट आज के टीचर, जो आज के ऋषि मुनि, यही डायरेक्टर और राइटर है। तो जी बैड परफॉर्मेंस देख के दुख तो होता है। दुख होता है मान जी लीजिए एक प्ले देखा हुआ है मैंने, बहुत अच्छा चल रहा है, और सब्स्टिट्यूट में कोई आ गया और कैरेक्टर की ऐसी की कर दी उसने। कभी कभी तो उससे लिंक टूटता नहीं है, वो अपना परफॉर्म करके चला जाता है, लेकिन कभी कभी लिंक टूट जाता है तो बहुत दुख होता है। बहुत दुख होता है। राइट राइट जी। और सर आपकी कोई नाटक चल रहा हो, उसकी रिहर्सल्स करनी हो तो अपने घर वालों को बिठा लेते हैं कि चलो अब तुम लाइन बोलो, मैं मेरे क्यू दो मेरे को, मैं देखिए, जवाब देता हूँ। जैसे जैसे समय बदलता है, घर की स्थिति भी बदलती रहती है। जी खासकर अभी कोरोना के टाइम पे, जी बिगिनिंग में मेरी पत्नी अकेले हुआ करती थी। जी जी 1978 में जब बम्बई आया मैं, 1978 में, जी और 78 में मेरे ख्याल में शादी, 82 में किया। अच्छा, 78 82 तक तो अकेले ही करता था, जो भी करता था। कभी कभी किसी साथी को बताते, देख यार मेरे लाइन खाली करवा दे बस, बाकी हम कर लेंगे। अच्छा। लेकिन 82 के बाद बीवी आई तो बीवी को जरा पढ़ो, पढ़ना सीखो। वो तो बीए पास थी, पढ़ लेती थी, पर प्ले का एक फॉर्म होता था ना, तो मैं छूट जाता था। बेचारी डांट खाती थी लेकिन कर जाती थी हमारे लिए। इस तरह मेरे का लाइन हो जाता था, पर बाद में तो वो माहिर हो गई। अच्छा, माहिर हो तो गई। अब हमें नहीं आता था प्रैक्टिस, तो जी धीरे धीरे ही सीखेगा आदमी ना। जी जी फिर बाद में एक समय ऐसा भी आया कि बड़ी बेटी मेरी नुपुर, वो अभी हंगरी में है, वो थिएटर हमारी इप्टा में भी प्ले कर चुकी है। जी नुपुर मेरी बड़ी बेटी, उसको पकड़ाना शुरू किया। उठा अच्छा डरती भी थी, बोले प्ले देख पहले पढ़ ले और फिर मुझे क्यों देता जा। अच्छा क्यों देती थी। उसके बाद मेरा लड़का उसमें इंटरेस्ट नहीं लिया। अच्छा नहीं, बहुत मुश्किल है वो स्पोर्ट्स वाला आदमी है, अच्छा बिजनेस वाला आदमी। पर मेरी छोटी बेटी करती है, वो हाँ, पूरा वो थिएटर तो करती है एकदम, रंजना जो है वो जी पूरा प्ले पढ़ जाती है और जल्दी जल्दी, और वो जल्दी आदमी, क्योंकि वो खुद एक्ट्रेस है, खुद एक्टिंग करती है, बढ़िया थिएटर एक्ट्रेस करती है। बोलते हैं, जी 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 है। जी तो वो अच्छा रिहर्सल करा देती है। जी पर अब वो अपने काम में बिजी है। हर वक्त हम अपनी कन्वीनियंट के हिसाब से, जैसे पहले बच्चे मिल जाते थे, वो अब आसानी से नहीं मिलते। नहीं मिलते जी, बिजी हो गए हैं जी। अभी लेटेस्ट जो प्ले हमने किया है बाहर का, एक कमर्शियल, इशारों इशारों में, जी 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 हमको एक थिएटर को जो स्क्रिप्ट है उसको रीराइट करना पड़ता है। अगर हम रीराइट नहीं करें फिर से, या रीराइट लिखा हुआ अगर हम नहीं देखें तो दिमाग पे चढ़ता नहीं जल्दी। और कई बार आप उसको लिखिए, अगर किसी को याद नहीं होता है तो लिखिए उसको, बार बार रीराइट करते करते एक बार याद हो और जाता है। उसी दौरान आपको समझ में आएगा ये लाइन क्यों कहा था हमने, इसलिए कहा था। पर्पस भी आगे बढ़ता जाता है। राइट। जितना हम प्ले के बारे में डिस्कस करेंगे और रिहर्सल और अच्छी होती है, इट इज राइट बेटर। राइट 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 जी। सर आप ऑडियंस के सवाल लेते हैं, कुछ ऑडियंस जो है वो आपसे सवाल पूछना चाहती है। ऑडियंस में आपके पास आ रहा हूँ, जिनके मन में सवाल है अपना हाथ उठाएं या स्क्रीन पे या अपना चैट में अपना नाम लिख के भेजें। जी जी। नवीन नवीन साहसी जी, मैं आपको समीर समीर पहले कुछ पूछना चाह रहे हैं।
समीर, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं समीर। अंजन जी, जी सबसे पहले तो मैं अतुल जी और जसपाल जी का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि मेरा एक सपना पूरा हो गया आपसे बात करने का। जी शायद मैं उम्मीद नहीं कर सकता था कि कभी आपसे, अंजन जी से इस तरह से मुलाकात होगी, बात होगी। तो थैंक जी, यू सो मच। थैंक यू। मेरा मेरा क्वेश्चन है कि अंजन जी ने जैसे संजीव कुमार जी और दिलीप कुमार जी का, दिलीप साहब का नाम लिया, तो मेरा उन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन है कि मेथड एक्टिंग के लिए, क्योंकि ये दोनों एक्टर मेथड एक्टिंग के बादशाह माने जाते हैं, तो अपने आप को कैसे प्रिपेयर किया जाए मेथड एक्टिंग के लिए? एक कैरेक्टर के लिए मेथड एक्टिंग कितनी इंपॉर्टेंट है? मेथड एक्टिंग कुछ हद तक इंपॉर्टेंट है, जमाना बदल चुका है, पर दिलीप साहब, हम उन लीजेंड्स की बात कर रहे हैं कि थ्योरी जिसमें आता है। दिलीप कुमार साहब जिस समय एक्ट करेंगे, उनकी पर्सनालिटी निकल के आती है सामने। दिलीप कुमार का जो एक हम कह रहे हवा, वो सामने रहता है हमेशा। पर कुछ कैरेक्टर्स उन्होंने ऐसे भी किए हैं, गोपी वगैरह में, जो अपने इमेज से हट के उन्होंने किए हैं। तो दिलीप साहब का जो है मेथड एक्टिंग नहीं, उनकी अपनी इंस्टिंक्ट है, गॉड गिफ्टेड है वो। उन्होंने कोई ट्रेनिंग नहीं ली है, वो सेल्फ रिसर्च किया उन्होंने। दैट्स व्हाई ही इज कॉल्ड यूनिवर्सिटी। एक विश्वविद्यालय माना जाए। आज के जमाने में लोग नहीं जानते हैं, उनको यूनिवर्सिटी कहते थे। बच्चन साहब वगैरह, राजेंद्र कुमार वगैरह तो उनको फॉलो करते थे। और ऐसा नहीं, संजीव कुमार साहब जो है, ऐसा नहीं कि दिलीप कुमार को नहीं मान। दिलीप कुमार के सामने रोल करने के लिए जब वो गए, तो दिलीप साहब ने कहा कि ये एक एक्टर है। अच्छा, ही रिकॉग्नाइज, तो ही इज एन अथॉरिटी। सवाल है मेथड एक्टिंग का। डेफिनेटली आज थ्योरीज चल रहे हैं भाई, तो मेथड एक्टिंग की तो जरूरत है। समीर साहब जी, तो हाउ वी कैन, अंदर से जो इंस्टिंक्ट आता है, उसको और मेथड को, दोनों को मिलाएंगे तो एक अजीब चीज बनती है। यानी सिर्फ थ्योरी नहीं। थ्योरी क्या है कि ये कैरेक्टर ऐसा काम करता है, लेकिन उसके अंदर अगर दिलीप कुमार भी मिला हुआ है तो वो संजीव कुमार बन जाता है। जी यस, जी करेक्ट। Am I clear to you, समीर साहब? यस सर, वेरी ट्रू। आप देखिए, हमारी अपनी आइडिया है, अपनी रिसर्च है। मैं गलत भी हो सकता हूँ। हर एक्टर, हर एक इंसान, हर एक सिटीजन को अधिकार है कि अपनी रिसर्च करे। इसी तरह से थिएटर एक्टिंग गोल्ड डेवलप हुआ है, एक थ्योरी पे नहीं खड़ा है। बहुत अलग के जमाने से आज के जमाने में बहुत अंतर है। इरफान खान देखिए, इरफान खान की एक्टिंग का क्या आप अभी तो एनालाइज करना बाकी है। He was one of the best actors. Yes, true. और चलिए आगे सवाल पे आते हैं, अपना हाथ खड़ा करेंगे। जी, नवीन साथी जी, नवीन जी आप पूछिए, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है। एक मिनट रुकिए। हाँ नवीन जी, आप खुद भी अपने आप को अनम्यूट कीजिए नवीन जी। हाँ, हो गया, पूछिए। हो गया सर, हो गया। जी पूछिए सर, ये सवाल मैंने पहले भी बहुत लोगों से पूछा है। सर, एक्टर का सबसे अच्छा रियाज क्या होना चाहिए जब उसे अवसर ना मिल रहे हो आसपास, तो अपना खुद का रियाज कैसे करे? मैं समझा नहीं आपका प्रश्न पूरी तरह से। प्रश्न सर नवीन जी ये पूछ रहे हैं कि अगर एक्टर को अभी तक मौका नहीं मिला है, या बहुत सारे नाटक करने को नहीं मिल रहे हैं, शूटिंग में मौका नहीं मिल रहा है, तो अकेला खुद से वो रियाज कैसे करे, अपनी स्किल को कैसे शार्प करे? पहले तो अगर मैं रहता हूँ, मान लीजिए मुझे मौका नहीं मिला है, तो प्लेस देखूंगा, मैं थिएटर देखने की कोशिश करूंगा। थिएटर देख करके अगर कोई कैरेक्टर उसमें से चुना कि भाई ये कैरेक्टर मुझे अगर करना हो तो मैं कैसे करूं, तो उसका रियाज आप कर सकते हैं। कई बार ऐसे भी लोग होते हैं कि आपको मुझे वो सीन का किसी तरह सीन लिख के दे दीजिए, या मुझे स्क्रिप्ट दे दीजिए, ऐसे लोग आते हैं। ये अलग बात है कि इफ्ता में जल्दी हम लोग स्क्रिप्ट देते नहीं है बाहर, पर कुछ मीटिंग करने के बाद डिसाइड करते हैं ठीक है ले, पर आप उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। पर मेरा सजेशन है कि सिनेमा के डायलॉग का रिहर्सल मत कीजिए। अच्छा, आप थिएटर के बहुत सारे देखिए, बहुत सारे प्लेज लिखे हुए हैं, बड़े बड़े राइटरों ने प्लेज लिखे हैं।
मुंशी प्रेमचंद के ही नाटक है, जैसे मोटे राम हम करते हैं, मोटे राम का या करंट अफेयर जो आप करेंगे, जो भी, मुझे नहीं लगता है कि आपको कोई प्ले मिलेगा नहीं, उसकी रिहर्सल आप कर सकते हैं। आज तो आपके पास ऑडियो फैसिलिटी है, हर तरह की फैसिलिटी आपके पास है, कैमरा रख सकते हैं अपने सामने और रिहर्सल करके, अगर आप देखिए, एक चीज मैंने ये निकाला है रिजल्ट, कि अगर आप सिंसियर हैं कि मुझे ये काम करना है, तो कोई रोक नहीं सकता आपको साहब। जी जी, वो भाई साहब क्या नाम, नवीन जी का सवाल है। आपको कोई रोक नहीं सकता है, आपको मौका मिल जाएगा अपने आप पीछे पढ़िए उसके, और पीछे पढ़ने का मतलब आप फिल्म के लिए कहाँ चले जाते हैं, आप किसी भी डायरेक्टर से मिलने के लिए, आप नहीं कोई और भी, लेकिन आप इसके लिए थिएटर एक्टर से क्यों नहीं मिले, थिएटर डायरेक्टर से मिलेंगे। आपको पीछे पढ़ के, अच्छा ठीक है बाबा ले ले, ये कैरेक्टर कर दे, रिहर्सल देख और कर। ऐसे भी मौके आए हैं इफ्ता में, लोग आते हैं जबरदस्ती पीछे पड़े रहते हैं, 10-10 साल के बाद उनको मौका मिल ही जाता है। लेकिन 10 साल में नहीं कह रहा हूँ, कहाँ किसकी नजर पड़ती है, या खुद प्ले करने की कोशिश कीजिए, पर मैं ये नहीं कहूंगा कि गलत प्ले कीजिए। बहुत अच्छे सब्जेक्ट हैं जिनके ऊपर आपको काम करना चाहिए। पहले स्टडी कीजिए साहब, पहले उन नाटकों को पढ़िए, नाटक देखिए, उसके बाद आपको मिल जाएगा रास्ता, कोई बताएगा नहीं, अपने आप कुछ ढूंढेंगे। ये मेरा थैंक यू रवीन जी। आखिरी सर, आरती शाही हमारे साथ है, उनका जन्मदिन भी है, तो ये उनके लिए अच्छा दिन है। आरती शाही, आरती आप हमको सुन पा रही हैं? आपके लिए बहुत अच्छी बात है कि आज अपने जन्मदिन के दिन आप अंजनी से बात कर रही हैं। आपको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आरती, आवाज आ रही है आपको? जी जी सर, कैसी हैं? हेलो, नमस्ते सर। नमस्ते, पूछिए अपना सवाल, पूछिए आरती जी। अंजनी सुन पा रहे हैं आपको? तो बस मेरा सवाल ये था कि जैसे हम लोग कैरेक्टर्स करते हैं, तो सर मेरे साथ क्या होता है कि मेरा हर कैरेक्टर सेम हो जाता है। जी क्या उसमें ऐसा करे कि कुछ मैं समझ गया। सर आरती पूछ रही है कि वो जो भी किरदार करती है वो एक जैसा बन जाता है, सारे कैरेक्टर एक ही लगते हैं उनके, तो वो कैसे अपने किरदारों के बीच अलग अलग भिन्नता लाएं, उनको कैसे अलग। क्या कर चुकी हैं अभी तक आरती? एक दो किरदारों के नाम बताइए जो आपका। जी, तो मैंने अतुल सर के साथ ही किया है, वो लाहौर में मैंने हुमा किया है, और एक इन्होंने कोड डांसर का नाटक किया था, जिसमें वो एक दरबार में नाचने वाली, कोठे पे नाचने वाली बनी थी। फिर एक नाटक में ये हरियाणा में की एक लड़की बनी थी जो द्रौपदी का नाटक करती है आगे जाके। इस तरह के कुछ अलग अलग किरदार उन्होंने निभाए हैं आरती ने। जी, तो ये डिफरेंस तो आपको स्टडी करना पड़ेगा। एक ऑलरेडी आपने एक नर्तकी का रोल किया है, एक कैरेक्टराइजेशन, उसका कैरेक्टराइजेशन नहीं किया होगा आपने, डांस सीखा होगा, डांस कर रही होंगी, पर वो डांस क्यों कर रही है, किस कहानी तो हमें नहीं मालूम, तो मैं उसके सर्कमस्टांसेस, आसपास के सर्कमस्टांसेस पर सोचूंगा कि किस हालात में हम ये डांस कर रहे हैं। जी। और दूसरा, जब आप हरियाणा में कौन सा प्ले था उसके, फिर द्रौपदी का कर रही है जी, पहले कोई दूसरा कैरेक्टर रहा होगा, फिर आप नाटक करने जा रही हैं द्रौपदी का, इस तरह का कुछ होगा जी। इसमें अलग आपको कैसे नहीं लगता है? ये तो आपको खुद ही चेक करना पड़ेगा, सर्कमस्टांसेस स्टडी करके। आरती, अपने आसपास के हालात उस किरदार के, उसके हिसाब से आगे बढ़ेंगी, तो धीरे धीरे विद मोर प्रैक्टिस वो डिफरेंस आना शुरू हो जाएगा। डिफरेंस आपको खुद लाना पड़ेगा जी। डिफरेंस जिंदगी में मेरे और अतुल भाई में डिफरेंस क्या है, वो आपको खुद समझना पड़ेगा जी। थैंक यू आरती, आपको जन्मदिन की बहुत बहुत। हाँ आरती, बोलिए जी, बोलिए। मतलब वो मेरे, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि वो मैं ही हूँ, मतलब जो कैरेक्टर जो मैं प्ले करती हूँ, मुझे लगता है कि वो मैं ही हूँ, मतलब कुछ अलग से नहीं आ पाता, मतलब मैं वो चेंज नहीं ला पाती हूँ। मुझे लगता है कि जो मेरे अंदर कहीं ना कहीं वो छोटी सी चीज है। आपको जो लगता है वो दूसरों को भी लगता है क्या? एक जैसा होता है? आपकी ऑडियंस ने भी ऐसा फीडबैक दिया क्या? ऑडियंस ने भी फीडबैक दिया क्या? वो तो मेरा डायरेक्टर बता पाएंगे। डायरेक्टर से पूछिए, वो बेहतर होगा। डायरेक्टर इज द बेस्ट जज कि आपको क्या करना चाहिए। हम यहाँ से अंधेरे में नहीं बताएंगे, गलत सलत नहीं बताएंगे आप। बिल्कुल सर, बिल्कुल।
थैंक ऑल यू द सर। बेस्ट, आपका जन्मदिन मुबारक हो जी। थैंक यू आरती। चलिए, सवालों का समय भी समाप्त हुआ। अंजन सर, बहुत मजा आया आपसे बात करके। आपने इतने से समय में इतनी बड़ी यात्रा हमको दिखा दी, इतने बड़े बड़े आपने अभिनेताओं का, अभी लेखकों बहुत का सारी नाम बाकी लिया। इसमें छोटे छोटे जी, इतनी छोटे सारी छोटे चीजें एपिसोड। हैं कि वो इतने कम टाइम में नहीं होगा। मैंने किसी ने मेरा बायोपिक लिखना शुरू किया तो थिएटर वर्ल्ड इन कैलकाटा उसी जी। लिखने में वो उलझ गया है वो। अच्छा। जी, उसी उलझा हुआ है। वो जी हो जी जाएगा, किसी दिन हो जाएगा तो हो जाएगा। अदरवाइज मैं कह रहा हूं कि इस समय सारे दुनिया का जो हालात है, जो दिखाई जी पड़ रहा है जी कि इसकी कोई दवा नहीं निकली है भाइयों। जी मुझे तो पहले डर लग गया कि कोविड से गया क्या इरफान, बाद में पता चला कि नहीं उसके, ये तो मालूम था हमें कैंसर है उसको। लेकिन इस समय घर के अंदर जितना मतलब सोशल डिस्टेंसिंग मैं नहीं कहूंगा, इंसान टू इंसान, मैन टू मैन डिस्टेंस, एक आदमी से, हाँ सोशल में मतलब सोसाइटी के अंदर जाके घुस जाइएगा तो किसका किससे लगेगा मालूम नहीं। बड़ा डेंजरस बीमारी आया है और 100 साल में एक बार आता है ये 1902 में एक भयंकर आया हुआ था। उस समय सारे देश एक दूसरे को दोष दे रहे थे कि तुम्हारी वजह से है, और आज भी वो हो रहा है। तो ये आता है दुनिया को संभालने के लिए कि एक्टर है आप लोग, एक्टर जात को यही करना है कि नेचर का सम्मान करना बहुत जरूरी है। नेचर ही है जिसने वार्निंग दिया है इस बार। राइट। नेचर के साथ चलने की जरूरत है, अनड्यू एडवांटेज नेचर का नहीं लिया जाए, यही कहना है। और अपने आप को बचा के रखिए इस समय। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू अंजन सर। हम आपको फिजिकली तो बुके नहीं दे पा रहे हैं, हमने आपके लिए एक ई बुके बनाया है जो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। ये आपके व्हाट्सएप पे सबको अगर दिख रहा है अपनी स्क्रीन पे, सभी लोग अंजन जी के लिए तालियां बजाएंगे, जहां भी बैठे हैं अंजन जी के लिए तालियां बजाएंगे। उन्होंने जो हमको इतना मार्गदर्शन किया। सर आप भी अपना ख्याल रखिए, परिवार का ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए। और जैसे ही लॉकडाउन खुलता है, मैं तो आपकी पिछली गली में रहता हूँ सर, 5 मिनट का रास्ता है, लॉकडाउन खुलते मैं आपसे मिलने आ जाऊंगा सर। बॉम्बे में ही हूँ, लॉकडाउन खुलते ही मिलने आता हूँ। एक बार प्रेमचंद जी को करिए, आपकी क्या एक्ट्रेस है, आपके यहाँ एक से एक एक्ट्रेस। बिल्कुल सर, लॉकडाउन खुलते इसको करते हैं। ग्रेट डायरेक्टर सर। थैंक यू सर, थैंक यू आज सो के मच। जमाने के डिजिटल डायरेक्टर। क्या बात है। थैंक यू अंदर सर, थैंक यू। अपना ध्यान रखिए। ऑल द बेस्ट टू द टीम। थैंक यू सर। सभी को नमस्कार। शाम को 8:05 पे डॉक्टर सईद आलम का सेशन है, वो उर्दू तलफ्फुज पर बहुत अच्छा लेक्चर देंगे। आप सब उस पर भी आइए शाम को 8:05 पर। तब तक के लिए नमस्कार, सभी से अलविदा। थैंक यू अंजन। थैंक यू जी, थैंक यू सर, थैंक यू सर।